टारगेट 220 प्लस मार्क्स इन जेई मेंस 2025। एवरेज स्टूडेंट हो तो 220 प्लस मार्क्स ला सकते हो। 140 डेज मतलब 20 हफ्ते, 20 वीक बचे हुए हैं आपके, गिन के 20 वीक बचे। जो आपके स्ट्रॉन्ग है और जो हाई स्कोरिंग है वो चैप्टर्स आपको सबसे पहले निपटाने हैं। भाई कोई शॉर्टकट थोड़ी है, कोई चैप्टर अगर स्ट्रॉन्ग है बिना पढ़े थोड़ी हो जाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा। आप रिवीजन में क्या करते हो, प्रैक्टिस घुसा देते हो, इसलिए रिवीजन पूरा नहीं होता। रिवीजन जो कर लिया वही देखना, वो बहुत जल्दी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप पढ़ाई बहुत बढ़िया चला रखी होगी आपने, क्योंकि सबके सब बच्चे बहुत जी जान से लगे हुए हैं इस टाइम, एक एक दिन का हिसाब रख के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो बच्चों आज मैं आपकी उसी पढ़ाई को और स्ट्रेंथ देने के लिए एक स्ट्रेटेजी लेके आया हूं, टारगेट 220 प्लस मार्क्स इन जेई मेंस 2025। और ये स्ट्रेटेजी में मैं आपको पूरा टाइम टेबल बताऊंगा, शेड्यूल बताऊंगा, और लास्ट में पूरे तरीके और स्ट्रेटेजी भी पूरी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे करके आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट हो तो 220 प्लस मार्क्स ला सकते हो। और बच्चों ये 220 प्लस मार्क्स ही मैंने क्यों बोले हैं, क्योंकि अगर आपके 220 प्लस मार्क्स हैं तो समझ लीजिए आपके जेई मेंस में 99.5 प्लस की परसेंटाइल आएगी। इतनी परसेंटाइल आपकी आ जाएगी अगर आपके 220 प्लस मार्क्स हैं तो, यानी कि अगर तीनों सब्जेक्ट आपके बराबर हैं तो 70-75 मार्क्स अगर आपके पर सब्जेक्ट भी बन रहे हैं तो भी आपके इतने आ जाएंगे। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनते जाना है, ठीक है बच्चों? चलिए, अब अगर हिसाब किताब पूरा लगाया जाए तो अपना टारगेट है 220 प्लस मार्क्स का, राइट? और ये फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट, ठीक है ना, जो कि आपका जनवरी मिड में या थर्ड वीक में समझ लो होगा। और तब तक कितना टाइम बच रहा है हमारे पास, सोच के देखो, आप गिन सकते हो, मंथ गिन सकते हो। अगस्त तो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी आधा। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके पास 140 डेज बचे हुए हैं बस। कितने? 140 डेज। 140 डेज मतलब 20 हफ्ते, 20 वीक बचे हुए हैं आपके, गिन के 20 वीक बचे हुए हैं। बात समझ में आ रही है? अब 20 वीक को अगर आपने बहुत अच्छे से निभा दिया, ठीक, चाहे कोई टॉपर हो, चाहे कोई एवरेज हो, या बहुत लो स्कोरिंग बच्चा हो, सबके पास 140 दिन ही हैं। और अभी टाइम इतना बाकी है कि अगर आपने 140 दिन पूरी रेगुलरिटी के साथ, फुल मेहनत के साथ बिता दिए, सब कुछ कवर करते हुए, तो बेटा आपके 99.5 परसेंटाइल कोई रोक नहीं सकता। आज भी इतना टाइम है, अगर एक दो दिन और गंवा दिया तो फिर लूज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, फिर नहीं होगा। तो बच्चों अगर 20 हफ्ते हमारे पास है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस तरीके का एक टाइम टेबल बना लीजिए। देखो ऐसे मैंने पेज पे बनाया हुआ है, ठीक है ना, एक महीने का टाइम टेबल एक पेज पे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 दिन ऐसे लिख लो, इतने बड़े बड़े कॉलम बना लो, डेली क्या क्या करना है, किस किस डे के, ऐसे एक वीक का टाइम टेबल पूरा इसमें बना लो, फिर अगले वीक का बना लो, फिर अगले वीक का बना लो। एक महीने का अप्रोक्सीमेटली टाइम टेबल आप दिमाग में रखो कि एक महीने मुझे इतना कवर करना, और एक हफ्ते का बिल्कुल क्लियर करके कि उस टाइम 7:50 से या 7:30 से, या उस टाइम रात में 9:15 बजे के बाद मैं केमिस्ट्री के ये करूंगा, फिजिक्स का तब ये करूंगा। इतना क्लियर टाइम टेबल बना के रखो आप, ठीक है ना। इस तरीके की एक टेबल बना लो जिसमें 7 डेज हो और लगभग 4 वीक हो, तो इतना स्पेस आपको जरूर मिल जाएगा कि छोटा छोटा आप उसमें लिख सकते हो एक दिन का पूरा, ठीक है। तो बच्चों पूरा विद शेड्यूल ही चलना है, ठीक है ना, पर वीक शेड्यूल बना के आपको चलना है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहां पे? नेक्स्ट पॉइंट यह है कि बच्चों अगर पेपर की बात की जाए तो पेपर का 35% इजी आता है, 40% के आसपास मीडियम आता है, 25% आता है टफ। और यकीन मानो ये जो मैं 35 और 40% बोल रहा हूं, ये जोड़ के तो 75% आता है। वैसे ये 90% है। क्यों? क्योंकि जेई मेंस में 10 में से आपको 5 सवाल करने होते हैं, 10 में से आपको 5 सवाल करने होते हैं। तो कुछ टफ क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी दोगे
तब भी आपके 25 सवाल पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 75% ही नहीं है, उससे ज्यादा मार्क्स दिलाता है ये आपको। तो अगर आप केवल इजी और मीडियोकर लेवल के ही सवाल कर लोगे, टफ का कोई सवाल करोगे भी नहीं, तब भी आपके 80+ मार्क्स आराम से बनते हैं पर सब्जेक्ट। अगर आप केवल मीडियम और इजी वाले ही कर लेते हो, तो बेटा इस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है कि आपसे कोई आसान और मीडियोकर लेवल का सवाल गलत ना हो, वो छूटे ना। भाई टफ क्वेश्चन हो रहा है नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो दुखी मत हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इजी और मीडियोकर लेवल का सवाल आपसे नहीं हुआ तो वो आपका रियल नुकसान होगा, असली नुकसान होगा वो आपका। इजी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए हर फॉर्मूला, हर कॉन्सेप्ट, हर टाइप का सोल्ड एग्जाम्पल आपको करके जाना है उसका इजी टॉपिक का, ठीक है। और बेटा मीडियोकर की तो बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है, टाइम है अपने पास, ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हमने मोशन पे भी चला रखे हैं जो अभी स्टार्ट होने वाले हैं। किसी में भी अगर आप जम जाओगे, एडमिशन ले लोगे, तो आपके 4-5 महीने का जो टाइम है वो बहुत बढ़िया प्लानिंग के साथ हम कटवाएंगे उसको, हम आपसे मेहनत करवा देंगे उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये है स्ट्रेटेजी। किस तरीके से अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो और आपके 220+ मार्क्स आ पाएंगे आउट ऑफ 300, कैसे आ पाएंगे, ये वो तरीका है, इसको ध्यान से देखना आप। देखिए आपको क्या करना है, प्रायोरिटी सेट करनी है 3, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड और थर्ड, ठीक। बनानी है एक लिस्ट, किन चैप्टर की लिस्ट बनानी है, आपको अपने उन चैप्टर की लिस्ट बनानी है जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है ना। कौन से स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की लिस्ट बनानी है। फिर आपके इजी चैप्टर्स की लिस्ट बनानी है, जो आपको इजी लगते हैं, आपको बनानी है ये लिस्ट, ठीक है ना। अब जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की आपने लिस्ट बनाई कि भाई ये चैप्टर मेरे स्ट्रॉन्ग है, उनमें से वो चैप्टर चूज करिए जो हाई स्कोरिंग है, बस वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जो आपके स्ट्रॉन्ग है और जो हाई स्कोरिंग है वो चैप्टर्स आपको सबसे पहले निपटाने हैं, ठीक है ना। दूसरी प्रायोरिटी वो चैप्टर देखिए जो आसान है, ठीक है ना, जिनको आपको बहुत आसानी से हो जाते हैं, डेफिनेटली वो आपके स्ट्रॉन्ग ही होंगे। जब वो आपको आसान लग रहे तो स्ट्रॉन्ग ही होंगे। तो ऑलमोस्ट ये जो ऊपर वाली लिस्ट है, इसी में ही 2-3 चैप्टर और ऐड होके ये वाले चैप्टर बनेंगे। अब इनमें से गुड स्कोरिंग चैप्टर, यानी कि हाई नहीं गुड, जिनमें से आते हैं सवाल, वो चैप्टर चूज कर लीजिए, ये आपकी दूसरी प्रायोरिटी है। इसके बाद ये वाले चैप्टर आपको करने होने ही चाहिए, और ये प्रायोरिटी बना के आपका जो वीक वाइज टाइम टेबल है ना, उसमें सेट करना है। तीसरी प्रायोरिटी आपकी लो स्कोरिंग चैप्टर है, जिनका स्कोर कम है उनको सबसे लास्ट में करना है, लेकिन करना है, ठीक। यकीन मानिए अगर ये चीज आपने कर ली ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी सेट होते ही 60% मार्क्स से ज्यादा आप जमा कर लोगे, ऐड कर लोगे अपने उसमें। बाकी प्रायोरिटी 2 पे 90% मार्क्स पूरे हो जाते हैं। 90% मार्क्स आने पे 99.9% आ जाती है, ठीक है ना। और लो स्कोरिंग चैप्टर को तो अगर मैं से वैन नहीं कहूंगा कि छोड़ दो, अगर वो गलती से छूट भी जाएं तो भी बहुत ज्यादा नुकसान होता नहीं है, ठीक है बच्चों। अब जो ये चैप्टर्स हैं, इसमें वैसे तो मैंने बता ही रखा, लेकिन एटलीस्ट कम से कम फिजिक्स में तो मैं बता ही सकता हूं। केमिस्ट्री में आपको मोशन ऑनलाइन पे कई सारे वीडियो सर लोगों ने डाल रखे हैं, जेएस सर ने डाल रखे हैं, अंकुर सर ने डाल रखे हैं, मैम ने डाल रखे हैं। तो भाई ये जो चैप्टर्स डाले हुए हैं उनको देख के भी आप चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के यहां से देख लो आप, ये देखो ये हाई स्कोरिंग चैप्टर्स है सारे, ये मैंने दिए हुए हैं, इनमें से आप लिस्ट तैयार कर लो किस तरीके से है, ठीक। और उसमें अपने प्रायोरिटी फर्स्ट, प्रायोरिटी सेकंड सेट कर लो, ठीक। अब किस तरीके से, बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पाते कि कैसे क्या क्या करना है हमें, कि कैसे हमें पता चले कि ये वाला चैप्टर हमारा स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है ना। किसी भी चैप्टर को स्ट्रांग करने का क्या पहचान है, क्या कर लो आप उसमें, क्या आपको पता चल जाए ये अच्छा हो गया, अब इसमें से कोई सवाल नहीं छूटेगा। सबसे पहली चीज, उसके सारे कंसेप्ट आपको आने चाहिए। कंसेप्ट मतलब सारे फॉर्मूले, और जो स्पेशल बातें हैं वो। कंसेप्ट कोई नई चीज थोड़ी होती है यार, जो फॉर्मूले हैं, जो डायमेंशंस हैं और जो लॉज लिखे हुए हैं, बस वो आने चाहिए आपको सारे। आप देख लो जहां जहां उस चैप्टर के सोल्ड एग्जांपल अवेलेबल है, एचसीवी में अवेलेबल है, एनसीईआरटी में अवेलेबल है, आपके कोचिंग के मटेरियल में अवेलेबल है, सारे सोल्ड एग्जांपल्स आपके होने चाहिए, ये श्योर कर लो आप। तीसरी चीज, अपने कोचिंग का मटेरियल
उस चैप्टर का निपटा हुआ होना चाहिए, और कम से कम उस चैप्टर पे लास्ट 3 या 4 इयर्स के पीवाईक्यू आपके होने चाहिए। तो आप समझ लो आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर दिया। इतना कर लिया ना आपने, तो आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर लिया। अब ऊपर वाले का काम रह गया है। आप इससे ज्यादा मेहनत कर ही नहीं सकते थे, आपने कर ली पूरी। तो आपका ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग लगा। अगर इनमें से कोई भी चीज छूटी हुई है समझ लो, तो आपसे कुछ ना कुछ छूटेगा जरूर। ठीक है ना। सारे सोल्ड एग्जाम्पल, सारे कॉन्सेप्ट और जो कोचिंग का मटेरियल है वो, और पीवाईक्यूज, ये पूरे करोगे। भाई कोई शॉर्टकट थोड़ी है, कोई चैप्टर अगर स्ट्रॉन्ग है बिना पढ़े थोड़ा ही हो जाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा। तो अगर आपने इतना कर लिया तो इसको स्ट्रॉन्ग मानना है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे बात को समझना है। ये दो चीजें क्या हैं? रिवीजन और मॉक टेस्ट। ये वो दो चीजें हैं जो किसी टॉपर बच्चे में, सेलेक्ट होने वाले बच्चे में और नॉट सेलेक्ट होने वाले बच्चे में डिफरेंस लाती हैं। यकीन मानो, गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूं, जिस बच्चे ने रिवीजन नहीं किया ना उसका सिलेक्शन नहीं होगा। वो टॉपर नहीं बन सकता, ठीक है ना, सेलेक्ट तो हो ही नहीं सकता। रिवीजन अगर आपका हो रहा है अच्छे से, आप कर रहे हो रिवीजन और मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो ही आप सेलेक्ट होगे। एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं ढूंढ सकते आप जो सेलेक्ट हो गया हो और उसने रिवीजन ना किया हो और मॉक टेस्ट ना दिए हो। तो बेटा यही दो चीजें हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं। किस किस में डिफरेंस क्रिएट करती हैं? टॉपर में और ना सेलेक्ट होने वाले बच्चे में। ठीक है। तो सिलेक्शन लेना है तो आप अपने रिवीजन का प्लान बनाओ, किस तरीके से करना है। एक तो रिवीजन डेली का डेली होता है, जो पढ़ा है ना, शाम के टाइम सोने से पहले सब कुछ देखना है कि मैंने ये पढ़ा है। और फिर एक हफ्ते में 10-15 दिन में जब चैप्टर या यूनिट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद रिवीजन होता है। तो दोनों टाइप के रिवीजन आपको प्लान करने हैं और बहुत पीसफुली। रिवीजन का मतलब है रिवीजन, यानी कि जो आपने कर लिया वही करना है, नया कुछ नहीं करना, और उसको जल्दी निपटाना है। कब क्या करना है? जल्दी। रिवीजन को क्या करना होता है? जल्दी निपटाना होता है, वो जल्दी निपट जाता है। आप रिवीजन में क्या करते हो? प्रैक्टिस घुसा देते हो, इसलिए रिवीजन पूरा नहीं होता। रिवीजन जो कर लिया वही देखना, और वो बहुत जल्दी हो जाता है। राइट। रही बात मॉक टेस्ट की, अभी इस वक्त कम से कम 1 पर वीक देना है, और जब 2 महीने रह जाएंगे जब 2 पर वीक देने हैं मॉक टेस्ट। कम से कम इतने मॉक टेस्ट आपके होने। एक टेस्ट तो हफ्ते में पक्का लो, और ये आप सीखने के लिए लो मॉक टेस्ट, कि मुझे बस ये देखना है कि मुझे क्या नहीं आता। ठीक है, कि मैं कहां पे गलती करता हूं। इसमें मार्क्स कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, चिंता मत करो, कोई बात नहीं, देते रहो मॉक टेस्ट। कितने भी खराब नंबर आए देते रहो मॉक टेस्ट। बस उस मॉक टेस्ट में कौन सा सवाल आपसे नहीं हुआ वो आपको दिमाग में डाल के लेके आना है घर पे, और बैठ के उस टॉपिक को कवर करना है, वो क्वेश्चंस करने, ताकि वो टाइप का सवाल अगली बार आपसे ना छूटे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए बच्चों। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। मोशन है तो भरोसा है।